निकालने का तरीका पढ़ा रहे थे ना। तो जिसमें हम लोगों ने 3 चीजों पे बात करी थी। पहला क्या था हमारा, प्रतिशत विधि। दूसरा क्या था, ज्यामितीय विधि, बिंदु रीति या ज्यामितीय रीति, जो भी कह सकते हैं आप। और तीसरा हमारा क्या है, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि। तो 2 तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब तीसरे को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या है, कुल व्यय विधि, ठीक है। तो हम लोगों ने बिंदु रीति का प्रतिपादक का नाम जाना था। बिंदु रीति का प्रतिपादन किसने किया था, प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल। नाम सेम आपको याद रखने हैं, यहाँ भी प्रोफेसर मार्शल का ही नाम आएगा। कुल व्यय विधि का भी प्रतिपादन किसने करा है, प्रोफेसर मार्शल ने करा है, ठीक है। यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब क्या है कि इस विधि का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वस्तु में जब उसकी मूल्य में परिवर्तन होता है और उसके कुल व्यय में परिवर्तन होता है, क्या, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा और कुल व्यय में परिवर्तन होगा, इन दोनों की तुलना करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान है, समझ जाएंगे आसानी के साथ, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि कुल व्यय में परिवर्तन होना चाहिए और उसके कीमत में परिवर्तन होना चाहिए। इन दोनों में जब परिवर्तन हो रहा है तो हम मांग की लोच निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मांग की लोच निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, कुल व्यय इज इक्वल टू मूल्य एवं मांग। इसको हम कीमत भी लिख सकते हैं, कीमत गुणा मांग। जब इस प्रोसीजर से हम बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुल व्यय। मान के चले कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए, ठीक है, और उसकी 6 क्वांटिटी को हमें खरीदनी है। कितनी क्वांटिटी को खरीदा हमने, 6 क्वांटिटी को खरीदा, तो इसका कुल व्यय कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कुल व्यय इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब इसी के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, तो कैसे करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले कि हम लोगों ने मांग की लोच कितना पढ़ा हुआ, 5 प्रकार का पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ समस्या क्या होगी कि जब हम कुल व्यय विधि से मांग की लोच निकालेंगे तो हम 5 लोच को नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ 3 लोच को निकाल पाएंगे, ठीक है। कितने लोच को हम निकाल पाएंगे, जब अगर हम कुल व्यय विधि से मांग की लोच ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो हम मात्र 3 मांग की लोच निकाल सकते हैं। तो कितने निकाल, कौन कौन निकाल सकते हैं, तो इकाई के बराबर मांग की लोच। किस मांग की लोच को निकाल सकते हैं, इकाई के बराबर मांग की लोच को निकाल सकते हैं। उसके बाद इकाई से अधिक मांग की लोच और इकाई से कम मांग की लोच, इन 3 लोचों को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक में अगर आप लोग को कोई समस्या लग रही है तो पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम इकाई के बराबर मांग की लोच कैसे निकालते हैं, इससे ये कोशिश करेंगे जानने की। मतलब होता है ना खर्च करना। हाँ। तो मांग, यहाँ तो मांग का लोच निकालना है, तो हाँ, तो मांग की लोच यहाँ भी पता चलेगा ना। यहाँ केवल हमको कुल व्यय पता चलना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कुल व्यय में परिवर्तन, समझ रहे, उसके कुल व्यय में परिवर्तन कब होगा, जब उसकी कीमत में परिवर्तन होगा। अगर इसी वस्तु की मान के चले कि इसकी परिवर्तन होकर के वही 8 रुपए, ठीक है, नहीं इसको हम मान लेते हैं 5 रुपए, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी हमने बढ़ाकर कर दी 12, ठीक है। अब ये कुल व्यय कितना हो गया, फिर से 60 हो गया। अब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, क्योंकि हमारा कुल व्यय पहले भी 60 था और अभी भी 60 है। तो इसकी तुलना करके हम निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे ये इनमें सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक में और कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया कि हम इन तीनों में से एक एक करके तीनों को जानेंगे। और पहला हमारा क्या है, इकाई के बराबर मांग की लोच। इकाई के बराबर मांग की लोच क्या होता है, इसमें ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये कैसा हुआ ये देखते हैं। तो एक टेबल हम लोग बना देते हैं। टेबल क्या है हमारे, है मूल्य, क्या है मूल्य, उसके बाद मांग, डिमांड, ठीक है, क्या आ गई मांग, उसके बाद कुल व्यय, कुल व्यय,
और क्या आ जाएगा, माप। किसकी माप, इलास्टिसिटी की, ठीक है, माप, ठीक है। ये इस प्रकार से हमें टेबल बना लेने, किसकी किससे टेबल बना लेनी, कीमत की, मांग की, व्यय की और मांग की, सॉरी माप की, ठीक है। अब अगर मान के चले कि किसी वस्तु का मूल्य जो होता है, प्रारंभिक मूल्य, वो 4 रुपए, कितनी है, 4 रुपए। इस क्वांटिटी, इस डिमांड मूल्य पे हम 5 क्वांटिटी का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल व्यय क्या हो जाएगा, कुल व्यय इज इक्वल टू मूल्य गुणे मांग। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब इसके मूल्य में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होकर के ये घट के आ गया कितना, 2 रुपए, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी बढ़कर के कितनी हो गई, 10 रुपए। अब कुल व्यय कितना हो जाएगा, 20 रुपए होंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होगा, कीमत में परिवर्तन के बाद भी कुल व्यय में अगर परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ED इज इक्वल टू 1। तो हमें ध्यान में ये रखना है कि मूल्य में परिवर्तन के बाद अगर कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है, तो इस स्थिति में क्या होगी, डिमांड इलास्टिसिटी इकाई के बराबर होगी। समझ गए, इसीलिए इसको बोला गया इकाई के बराबर मांग की लोच। समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि इकाई से अधिक मांग की लोच हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्या टेबल बनेगा। टेबल सेम बनेगा, दिमाग कहीं नहीं लगानी है, ठीक है। टेबल हमारी सेम बनेगी। हमने यहाँ पे क्या रखा था, मूल्य। ये हो जाएगी हमारी मांग, ये हो जाएगा हमारा कुल व्यय, और ये हो जाएगा हमारा माप, ठीक। चलो, तो अगर हम प्रारंभिक मांग, सॉरी प्रारंभिक मूल्य जो है, इसको हम मान लेते हैं कि ये 10 था। प्रारंभिक मांग की, सॉरी मूल्य कितनी थी, 10 थी। इस 10 मूल्य पे हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 12, कितनी डिमांड कर रहे थे, 12 डिमांड कर रहे थे। अब इस स्थिति में हमारी प्राइस क्या होगी, कुल व्यय कितना होगा, 120, ठीक है। अब इसकी कीमत में परिवर्तन होता है, इस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होकर के क्या हो जाती है, 8 रुपए इसकी कीमत हो जाती है। क्या हो गई, इसकी कीमत घट गई, 8 रुपए इसके कीमत में 2 रुपए परिवर्तन होकर के ये 8 रुपए आ गई, ठीक है। अब इस स्थिति में हम लोगों ने डिमांड कर लिया कितना, 17 क्वांटिटी को मांग लिया, ठीक है। अब जब हम 8 × 7 के कुल व्यय करने के लिए हमको मांग और डिमांड को गुना कर, सॉरी मांग और प्राइस को गुना करना पड़ेगा, तो ये कितनी होगी, 136, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 136, ठीक है। अब यहाँ पे हम ध्यान क्या रखेंगे, अगर आप चाहें तो जो हम मांग की लोच निकालने की फॉर्मूला लगाए थे, उससे भी आप निकाल सकते, लेकिन हमें यहाँ कुल व्यय विधि के द्वारा निकालनी है। तो जब हम देखेंगे कि मूल्य में परिवर्तन होने के बाद कि कुल व्यय में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है, और लेकिन ध्यान में क्या रखना है कि कीमत में क्या परिवर्तन हो रही है, कीमत गिर रही है ना, लेकिन ये क्या हो रही है, ये बढ़ जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब कीमत गिरेगी लेकिन कुल व्यय बढ़ेगा, इस स्थिति में हमारी मांग की लोच क्या होगी, तो मांग की लोच जो होगी वो इकाई से अधिक हो जाएगी, सॉरी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इकाई से अधिक हो जाएगी। बात समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, पहले में क्या रखें कि हमारी कुल व्यय अगर बराबर है, कीमत में परिवर्तन के बाद अगर कुल व्यय बराबर है, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, इकाई की हुई 1 के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन इकाई से अधिक मांग की लोच में क्या कि कीमत में अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर यहाँ पे कीमत बढ़ेगी और यहाँ पे भी बढ़ जाता है कुल व्यय, तब उसका माजरा कुछ अलग होगा। लेकिन यहाँ पे कीमत क्या घटा हुआ है और यहाँ पे कुल व्यय बढ़ गया, जिसके कारण हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, इकाई से अधिक होगी। बात समझ में आया। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत, चले। तो तीसरा हमारा क्या है कि इकाई से कम मांग की लोच, इसमें भी सेम टेबल बनेगा, टेबल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगी हमारी,
मूल्य मूल्य मांग मांग कुल व्यय और माप, है ना। क्या बन गया? मूल्य मांग कुल व्यय और माप। अब हम मान के चलते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक कीमत जो है वो 8 रुपए, कितनी है? 8 रुपए। इस प्रारंभिक कीमत पर उस वस्तु की मांग जो है वो 10 यूनिट की है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? कुल व्यय इज इक्वल टू मांग गुने व्यय, तो ये कितना हो गया? 80 रुपए, यही हुआ ना। हाँ अब इसकी कीमत घट करके हो गई, मान के चलो 4 रुपए। कितनी हो गई? 4 रुपए हो गए। अब इसकी कीमत घटने के बाद जब ये 4 यूनिट का हुआ तो इसकी डिमांड हम लोग कर लिए 15 यूनिट का, ठीक है। कितने यूनिट बढ़ा दिए? 5 यूनिट बढ़ा करके कितना कर लिए? 15 यूनिट कर लिए। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितनी आएगी? 60 आएगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ पे क्या हुआ कि कीमत घटने पर मांग की ये कुल व्यय भी घटा है। क्या है? मूल्य भी घटा है और कुल व्यय भी घटा है। जब इस स्थिति में अगर हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इकाई से कम होगी। इकाई से क्या होगी? कम होगी। समझ रहे? इकाई से इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इकाई से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में समान संबंध है, दोनों में एक दूसरे के विपरीत संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आप फॉर्मूला पे जाकर के निकाल के देखेंगे उस पे, तो इलास्टिसिटी आपको इकाई से कम मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें ध्यान में रखनी। पहला चीज क्या ध्यान रखना है कि अगर कुल व्यय समान है, कुल व्यय समान है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 के बराबर होगी। किसमें? कीमत परिवर्तन के बाद। ध्यान में रखिएगा, अगर कीमत परिवर्तन के बाद, यहां लिख देते हैं, अगर मूल्य परिवर्तन के बाद भी, अगर मूल्य परिवर्तन के बाद भी कुल व्यय समान है तो क्या होगी? इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी। अगर कीमत परिवर्तन के बाद कुल व्यय में परिवर्तन होता है, परिवर्तन क्या होता है? कुल व्यय बढ़ जाता है। क्या होगा? कुल व्यय बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इलास्टिसिटी जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। समझ गए? और अगर कीमत परिवर्तन के बाद कुल व्यय क्या होता है? घट जाता है। कुल व्यय क्या होता है? घट जाता है। तो इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 से छोटा होगा। समझ गए? इनमें आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर होता भी है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है आप लोग को? और जो बच्चे ऑनलाइन पे देख रहे हैं, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, आपको बताई जाएगी। आप वैसे नोट कर सकते हैं इसको जितना लिखा गया है, ठीक है। वीडियो के सारे आप भी नोट करते चले। जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो अपना पेन पेपर लेके बैठा करें, ठीक है।